हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दिप एकेडमी क्लास के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बड़ा ही रोचक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की स्रोत। इससे जो पहले की जो कक्षाएं रही थी, क्लास रही थी, उनमें हमने ये अध्ययन किया था कि जो भारतीय संविधान है ये कैसे, इसके लिए सदस्य चुने गए थे, उनके निर्माण कैसे हुआ था, सदस्य कैसे निर्वाचित होके आए थे, तो उनकी बैठकों की प्रोसेस क्या रही थी। ये सारी चीजें देखते हुए हमने ये भी देखा कि कितनी महिलाएं हमारी संविधान सभा में रहने वाली हैं। फिर राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी हमने देखा, संविधान सभा के सदस्यों की भी हमने चर्चा की, तो पदाधिकारी भी देखे। ये सारे डिस्कशन से हम निकलते हुए लास्ट में हमने आलोचना की कि संविधान सभा की क्या आलोचना है। इसके बाद हम भारतीय संविधान का स्रोत समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारत का जो दुनिया का सबसे बड़ा जो लिखित एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, वो भारतीय संविधान। हमारे जो अनुच्छेद 393 में ये उल्लेखित है कि इसे भारतीय संविधान के रूप में जाना जाएगा। इतना बड़ा लिखित दस्तावेज जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। आखिर कहाँ कहाँ से इन सारे अनुच्छेदों के लिए हमने प्रेरणा पाई थी, कहाँ से कौन सी चीज हमने उठाई थी, उसमें क्या परिवर्तन किया था, तो थोड़े ये समझने की कोशिश करेंगे। ये तो सच बात है कि अगर हम इतने बड़ी चीजों को 395 अनुच्छेदों की चर्चा करें तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और ये समझना भी और याद करना भी बहुत मुश्किल है। तो जरूरत है कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से उन चीजों को हम डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम जो भारतीय संविधान के स्रोत देखेंगे, उसमें ये देख रहे हैं हमने, ये हमारा जो मूल केंद्र बिंदु रहने वाला है कि जो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो किन किन देशों से उठाई गई थी और उसमें हमने क्या क्या परिवर्तन किया था, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। भारत के संविधान पर किन किन देशों का जो प्रभाव है, किन किन देशों के संविधान का जो प्रभाव है, वो देखने को मिलता है। तो एक विद्वान हुए थे रॉबर्ट हाइग्रीव्स। उन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है, जो भारत शासन एक्ट 1935 से मूलतः प्रेरणा प्राप्त है, जिसमें अगर टोटल 395 अनुच्छेदों की बात करें तो अकेले 250 अनुच्छेद तो ऐसे थे, अकेले 250 अनुच्छेद तो ऐसे थे जो भारत शासन एक्ट रॉबर्ट जो हाइग्रीव साहब थे, इन्होंने कहा कि जो भारत का जो संविधान है, इस भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। इन 395 में अकेले 250 अनुच्छेद तो ऐसे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे प्रेरणा पाते हैं। मतलब मोटे मोटे कहें कि 2/3 भाग तो इसी से उठाया गया है। केवल कोई इन में अगर देखें तो शब्द से या मामूली परिवर्तन देखने को ही मिलता है। बाकी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ये प्रेरणा पाता है। तो हम चर्चा करते हैं कि आखिर भारत शासन अधिनियम 1935 से किन किन चीजों को उठाया गया था, इसका हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात है कि जब 1935 का एक्ट आया था तो ये तय हुआ था कि हम एक संघीय तंत्र बनाएंगे, संघ का निर्माण करेंगे। और उस संघ में कौन कौन होगा, उसमें जो ब्रिटिश प्रांत हैं उनको शामिल किया जाएगा, देशी रियासतें हैं उनको शामिल किया जाएगा, और जो चीफ कमिश्नरी हैं उनको शामिल किया जाएगा। इस तरीके से एक संघीय तंत्र बनाने की कोशिश होगी। तो 1935 के एक्ट में अगर हम देखें तो इसमें किन किन चीजों को शामिल किया गया, तो एक हम कह सकते हैं कि जो संघीय तंत्र था, जो संघीय तंत्र बनाने की बात की गई थी, वो संघीय तंत्र 1935 के एक्ट में उल्लेखित था। इसके अलावा हम 1919 और 1935 के एक्ट को हमने पढ़ा था कि जब 1919 का एक्ट आया था
मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे, उसमें 2 अनुसूचियों की बात की गई थी और 1935 के एक्ट में 3 अनुसूचियों की बात की गई। इसी तरह जब भारत का संविधान हुआ तो 3 अनुसूचियों की बात की गई। 3 अनुसूचियां होंगी। तो ये 3 अनुसूचियां का जो विचार था वो कहां से लिया गया था? भारत शासन अधिनियम। इसको हम लिख ही लेते हैं एक बार। भारतीय शासन अधिनियम 1935। संघीय तंत्र की बात की गई, 3 अनुसूचियों की बात की गई थी। 3 अनुसूचियां होंगी, संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, संवर्ती सूची होगी, इसके बारे में। इसके अलावा एक न्यायपालिका का जो विचार आया था वो भी 1935 के एक्ट से लिया था। न्यायपालिका न्यायपालिका का भी विचार जो था वो इससे लिया गया था। इसके अलावा जो लोक सेवा आयोग की बात हुई थी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इस लोक सेवा आयोग के बारे में बात हुई। दोस्तों थोड़ा अगर लोक सेवा आयोग के अगर हम विकास क्रम के बारे में बात करें तो जब 1919 का अधिनियम आया था उसमें कहा गया था कि एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग होगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि केंद्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ये 1919 के एक्ट में कहा गया था। इसके लिए 1923 में एक आयोग गठित किया गया था इसकी स्थापना के लिए। वो था ली आयोग। ली आयोग गठन किया गया था 1923 में और उस ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जो ली आयोग ने सिफारिश की थी 1923 में, इसी के आधार पर सन 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग सीपीएससी का गठन किया गया। यही आगे बढ़ के जो सीपीएससी था यही आगे बढ़ के एफपीएससी के रूप में बन गया और यही आगे चल के 1935 के एक्ट में जो वर्तमान में यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका रूप, मतलब जो इसका एक क्रमबद्ध जो विकास हुआ है ये 1919 के एक्ट के से ही देखने को मिलता है। लेकिन 1935 का जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसी को यूपीएससी के रूप दे दिया गया। इसका मतलब था कि लोक सेवा आयोग था वो 1935 के एक्ट से प्रभावित था। उससे लिया गया एक विचार था कि हमारे देश में एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जिसे लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। संघीय तंत्र, 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग। इसके अलावा ये भी बात की गई कि जो राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो क्या प्रावधान होने चाहिए। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में जो उपबंध जोड़े गए वो भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से प्रभावित था। 3 अनुसूचियों की बात की गई तो जो हमारा जो शक्तियों का विभाजन किया जा रहा था कि हम शक्तियों में विभाजित करेंगे अलग अलग तरीके से, तो इसमें जो 7वीं अनुसूची था इसको भी 1935 के एक्ट से लिया गया था। 7वीं अनुसूची को, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था शक्तियों का विभाजन। थोड़ा सा अगर हम 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो एक संघ होना था। जो मूलतः विचार तो अमेरिका से आया था कि संघ होगा और संघ की इकाइयां होंगी। इन इकाइयों के बीच में जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये कम से कम किया जा सके। तो इसके लिए जरूरी था कि हम शक्तियों का विभाजन कर दें। अब जब हम शक्तियों का विभाजन करेंगे तो
संघ सूची भी बनेगी, राज्य सूची भी बनेगी और कुछ ऐसे विषय होंगे जो दोनों के लिए समवर्ती सूची भी बनेगी। तो अगर ये विभाजन सही तरीके से हो जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म किया जा सकता है। तो इसके लिए एक सिद्धांत आया था, अगर शुरुआत में देखें तो मोंटेस्क्यू थे, उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। उस शक्ति पृथक्करण को स्वीकार किया अमेरिका का, जब फिलाडेल्फिया में संविधान बन रहा था तो उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तो दो बातें उभर के आती हैं, एक तो था शक्ति पृथक्करण और दूसरी बात आती है शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति विकेंद्रीकरण। अब बात आती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि हम शक्ति को पृथक्करण करना चाहते हैं या शक्ति को विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। अगर अमेरिका के संविधान के हिसाब से नजरिए से देखें तो उन्होंने तो शक्ति पृथक्करण को पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन कर दिया था। संघ की अपनी शक्तियां थी, राज्य की अपनी शक्तियां थी, राज्य का अपना संविधान था और संघ का अपना संविधान। लेकिन भारत के मामले में थोड़ा सा, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि भारत ने चयन तो किया था लेकिन चयन में अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर दिया था। ग्रेनमैन ऑस्टिन साहब ने यही कहा था कि भारत की जो संविधान सभा थी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही थी कि उन्होंने चयन तो किया लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर दिया। इसी तरह उन्होंने शक्ति पृथक्करण को भी उठा लिया और शक्ति विकेंद्रीकरण को भी उठा लिया। जब हम शक्ति पृथक्करण की बात करते हैं तो शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको हम सेपरेट कर दें, इनकी शक्तियां विभाजित कर दें। तो ऐसे में हमने जो विधायिका व जो कार्यपालिका है, इसका हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से शक्ति पृथक्करण नहीं दिखता। इनका ओवरलैप तो दिखता है। कार्यपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के लिए, आपस में शक्तियां जुड़ी होती हैं। हाँ, न्यायपालिका एक दूसरे से अलग है, तो न्यायपालिका अलग है, इस रूप में देखें तो शक्ति पृथक्करण है। लेकिन चूंकि कार्यपालिका विधायिका नहीं है, इसलिए हम यही कहेंगे कि भारत में शक्ति पृथक्करण ही शक्ति संलयन का सिद्धांत पाया जाता है, जो अनुच्छेद 50 में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन शक्ति पृथक विकेंद्रीकरण की बात करें तो शक्ति विकेंद्रीकरण इस रूप में देखा जाता है कि जो नीचे का जो सिस्टम है, पंचायती राज है, उसके लिए सेंटर से कितनी शक्तियां दी गई। मतलब ये कह सकते हैं जो पंचायती राज का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो एक विकेंद्रीकरण का परिणाम था। तो पंचायती राज आई थी शक्ति विकेंद्रीकरण से और शक्ति पृथक्करण दिखता है इस जगह पर, लेकिन हम इसे शक्ति संलयन के रूप में समझते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो शक्तियां थी वो विभाजित की गई थी। वो 7वीं अनुसूची में स्पष्ट कर दिया गया कि केंद्र के पास ये रहेंगे, राज्य के पास ये रहेंगे और कुछ विषय ये रहेंगे जो आपस में दोनों में मिले रहेंगे। इसके अलावा हम 1935 में मोटा मोटा तो बस यही है कि 7वीं अनुसूची थी, राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में बात की गई थी। लोक सेवा आयोग जो सीपीएससी था वो आगे बढ़ के यूपीएससी बन गया। न्यायपालिका के बारे में, 3 अनुसूचियों के बारे में और संघीय जो तंत्र था इसके बारे में। तो इन सारी जो मुद्दे थे ये 1935 के एक्ट से उठाए गए थे जो हमारी संविधान सभा ने स्वीकार किए थे और भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में आगे बढ़े थे। अब हम देखते हैं कि अमेरिका से भारत के संविधान निर्माण में अमेरिका से कौन कौन से विचार लिए गए थे या कौन कौन सी चीजें देखी गई थी, उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यूएसए से यूएसए सबसे पहले जब अमेरिका का संविधान का जो निर्माण हुआ था वो फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था, सभी जानते हैं। तो वहां जो क्रांति हुई थी 1787 में, 1787 क्रांति के बाद में जो फिलाडेल्फिया शहर में जो अमेरिकी जो विद्वान लोग थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि अमेरिका के संविधान का निर्माण करना चाहिए।
1787 के बाद फिलाडेल्फिया में 1789 में उन्होंने अपना एक संविधान का निर्माण कर लिया और तय कर लिया कि अमेरिका का संविधान ऐसा होगा। लेकिन बाद में उनको आवश्यकता महसूस हुई तो 10 संशोधन उन्होंने कर डाले। 1791 में अमेरिका में एक साथ 10 संशोधन हुए और उन्होंने एक मूल अधिकारों का कंसेप्ट दे दिया। इन्हीं मूल अधिकारों से प्रेरणा पाके भारत ने भी मूल अधिकारों का जो विचार था, मैं कहूंगा ऐसा नहीं है कि वहां से अमेरिका से मूल अधिकार उठा के भारत की जो संविधान सभा थी सीधा सीधा यहाँ पे चिपका दिया, नहीं। मूल अधिकारों पर उन्होंने विचार लिया था, कुछ चीजें ली थी और कुछ अपनी जरूरत के हिसाब से, चाहे अल्पसंख्यकों के अधिकार हो, धर्म की स्वतंत्रता हो, जैसी चीजें अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से भारत की जो संविधान सभा थी उन्होंने चीजें जोड़ी थी, बढ़ाई थी। तो पहली बात है कि जो मूल अधिकारों का जो विचार है, मूल अधिकारों का जो विचार था वो लिया गया था। इसके बाद आती है जो न्यायपालिका। अगर बात करें कि स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कंसेप्ट था वो कहां से, यूएसए से आया था। न्यायपालिका कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होगी, इस विचार को भी यूएसए से लिया गया था। स्वतंत्र न्यायपालिका के अलावा एक क्या था, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन में यह कि जो विधायिक या कार्यपालिका के द्वारा जो भी डिसीजन किए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, एक्ट किए जाएंगे, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है तो उसकी स्वतंत्रता इस रूप में भी होनी चाहिए कि वो किसी भी विषय के ये देख सके कि संवैधानिक दृष्टि से उचित है या अनुचित है। अगर वो अनुचित है तो न्यायपालिका के पास ये अधिकार हो कि वो उसे शून्य घोषित कर सके। तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन का जो विचार था वो भी यूएसए के संविधान से उठाया गया था। दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन, हमने संसदीय प्रणाली को तो ब्रिटेन से उठाया था, लेकिन जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो ब्रिटेन से थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है कि जो ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली कहती है कि संसद अपने आप में सर्वेसर्वा है। ऐसे में जो संसद के द्वारा कोई भी विधि का निर्माण किया जाएगा, न्यायपालिका के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसका पुनरावलोकन कर पाए, उस आवश्यकता महसूस हो रही है तो उसको शून्य घोषित कर पाए। तो यहाँ की जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो कंसेप्ट है, मैं तो ये कहूंगा कि ब्रिटेन में तो न्यायिक पुनरावलोकन है ही नहीं, वो एक अलग तरीके से है। यूएसए का अलग है जो हमने एक्सेप्ट किया था, लेकिन ब्रिटेन, चूंकि हमने भी संसदीय प्रणाली अपनाई थी, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई संसद कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इसे शून्य घोषित कर दे। न्यायपालिका इसे शून्य घोषित नहीं कर सकती। लेकिन यदि इसी तरह यहाँ पर संसदीय प्रणाली में एक व्यवस्था पाई जाती है, वो होती है प्रत्यायोजित विधान करने की। प्रत्यायोजित विधान की, प्रत्यायोजित विधान से तात्पर्य यह होता है कि चूंकि संसदीय जो सदस्य होते हैं उनके पास समय का अभाव होता है, ऐसे में कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रशासन को दे दिया जाता है, प्रशासन को सौंप दिया जाता है कि प्रशासन कुछ विषयों पर कानून बना सकता है। जिन विषयों पर प्रशासन के द्वारा कानून बनाया जाए उन चीजों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। जब इनका न्यायिक पुनरावलोकन होगा तो स्वतंत्र न्यायपालिका के पास ये अधिकार होगा कि वो अगर उनको लगे तो इसको शून्य घोषित कर दे। तो इस दृष्टि में अगर प्रत्यायोजित कोई विधान है तो ब्रिटेन में उसका तो न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, लेकिन संसद के पास ये अधिकार
लेकिन संसद के द्वारा जो बनाया गया कोई कानून है, उस कानून का न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार न्यायपालिका का नहीं है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन है ही नहीं। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए में देखा जाता है या भारत में देखा जाता है कि चाहे संसद कोई कानून बना रही हो, चाहे कोई जो कार्यपालिका है उसके द्वारा कोई आदेश जारी किया गया, उसको न्यायपालिका के द्वारा अब परीक्षण करने का अधिकार है कि ये संवैधानिक दृष्टि से संविधान की कसौटी पर खरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, और नहीं उतर रहा है तो उसको शून्य घोषित कर दें। न्यायिक पुनरावलोकन पर थोड़ी सी चर्चा करें तो ये जो विचार आया था भारत के जो संविधान में, अनुच्छेद 13(2) हो या अनुच्छेद 32 हो या अनुच्छेद 226 हो, ये अगर हम सबको कंबाइंड करके देखें तीनों को, तब ये समझ में आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन चीज क्या थी। अकेला ऐसा स्पेशल रूप से कोई हमारे संविधान में शब्द भी नहीं है कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया हो, लेकिन जब तीनों को अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32 और 226 को जब हम तीनों को इकट्ठा करके समझते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन की बात हमारे समझ में आती है। लेकिन ये विचार था, ये आया यूएसए था, तो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक पुनरावलोकन होगा। अब बात आती है कि न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल करना, न्यायाधीशों को हटाना। जब हटाने की बात करते हैं, रिमूवल, रिमूवल शब्द का प्रयोग किया जाता है, न्याय की महाभियोग, न्यायाधीशों को हटाने के लिए रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हटाने की बात की जाती है न्यायाधीशों के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग होता है, न्यायाधीशों के लिए तो केवल रिमूवल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि राष्ट्रपति को कैसे, न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा। लेकिन जब राष्ट्रपति को बात करते हैं तो वो महाभियोग का प्रयोग किया जाता है कि महाभियोग कैसे होगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार होगा, न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल की बात की जाएगी। तो ये सब अमेरिका के संविधान से हमने स्वीकार किया गया था। इसके अलावा आती है उपराष्ट्रपति का जो विचार था, उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति है, लेकिन हम कह रहे थे, ग्रैंड ब्लोस्टिन साहब ने कहा था कि भारत का जो संविधान था उसमें चयन तो किया था, लेकिन इस चयन को हमारी परिस्थितियों के हिसाब से हमने बदल दिया। अगर अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति वैसा नहीं है जैसा भारत का राष्ट्र उपराष्ट्रपति है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन अगर भारत में किसी भी कारण से भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। इस रूप में भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अमेरिकन उपराष्ट्रपति से अलग है। तो हमने लिया तो ये उपराष्ट्रपति का विचार यूएसए था, लेकिन हमने इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव कर दिया, तब्दीली कर दी। इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीशों को हटाना हो गया। इसके बाद आता है उद्देश्य का। तो उद्देश्य का के बारे में भी जब हम हमारा उद्देश्य का पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, उद्देश्य का प्रेम्बल पढ़ते हैं, तो वो भी यूएसए के संविधान से लिया गया। तो मोटी मोटी बातें हमने देखी कि मूल अधिकारों के विचार से लेके स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति, उद्देश्य का, ये सारी चीजें हमने अमेरिका के संविधान से ली थी। अमेरिका के बाद हम देखते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से सबसे बड़ी जो बात उभर के आती है वो आती है संसदीय प्रणाली की, कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज स्वीकार की थी, क्या क्या चीज सीखी थी, कौन सी चीज में क्या बदलाव किया था अपने हिसाब से। तो थी संसदीय प्रणाली। पहला संसदीय प्रणाली का जो कंसेप्ट था वो हमने ब्रिटेन से लिया था। संसदीय प्रणाली को अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के लिए जवाबदेह होती है, विधायिका के लिए जो कार्यपालिका होती है वो इसके लिए जवाबदेह होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसका
उत्तरदायित्व होता है। ये अपने लिए गए निर्णयों और डिसीजन के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसी तरह जो संसदीय प्रणाली थी, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के लिए हमने एक संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया था कि यह केंद्र भी होगा और राज्य भी होगा, और केंद्र और राज्य में चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसकी जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व स्वीकार किए होगी। अमेरिका में ये बात अलग थी, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इसलिए कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, और कार्यपालिका किसी भी रूप में विधायिका के लिए उत्तरदायी नहीं होती है, जवाबदेही नहीं होती है। तो वहां अध्यक्षात्मक प्रणाली है और हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों के, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी केंद्र का उल्लेख नहीं है। अगर पूरे संविधान को पढ़ेंगे, चाहे बीआर एक्ट पढ़े, कहीं भी पढ़े, तो वहां सेंट्रल का उल्लेख नहीं, तो फिर किसका उल्लेख है? इसकी जगह पर संघ का उल्लेख बनता है कि संघ और राज्य के बीच में हम यूनियन की बात करते हैं, हम सेंटर की बात नहीं करते, तो कहीं भी केंद्र का उल्लेख नहीं बनता है। तो हमने संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया था, जिसमें संघ होगा और राज्य होगा, और दोनों की जो कार्यपालिका होगी वो विधायिका के प्रति क्या होगी, जिम्मेदार होगी। इसके अलावा हमने जो विधि निर्माण की बात को स्वीकार किया था, वो भी ब्रिटेन से उठाई थी। विधि निर्माण, विधि का निर्माण कैसे होगा, इस बात को भी फिर ब्रिटेन से हमने अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, वह जो कैग का जो पद है, इसको भी ब्रिटेन से उठाया था। अनुच्छेद 148 के द्वारा कैग की व्यवस्था की गई थी, और आर्टिकल 76 के द्वारा अटॉर्नी जनरल का पद लेके आया था। अब बात आती है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकट, जैसे ही नाम है आर वेंकट में नहीं कुछ ऐसे अटॉर्नी जनरल के जो वर्तमान में कार्यरत हैं। और कैग और अटॉर्नी जनरल दोनों हमने किसमें, ब्रिटेन से लिए थे। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये भी ब्रिटेन से, और संसदीय प्रणाली को भी हमने ब्रिटेन से लिया था। इसके अलावा कुछ जैसे एकल न्यायपालिका होगी, एकल नागरिकता होगी, एकल नौकरशाही होगी, ऐसी चीजें भी हमने ब्रिटेन से उठाई थी। एकल न्यायपालिका होगी, एकल नागरिकता होगी, और एकल हमारी नौकरशाही होगी। न्यायपालिका, नागरिकता और नौकरशाही एकल होगी, इस बात को ब्रिटेन से उठाया गया। कुछ राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां दी गई थी। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां, राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां दी गई थी। तो स्वविवेकीय शक्तियां का अधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया था, और ये बताया गया था कि राज्यपाल के पास जैसे आर्टिकल 200 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को संवैधानिक अगर अव्यवस्था पैदा हो गई है, तो राज्य में एक राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही हो, किस दल को पहले बुलाना है, बहुमत नहीं, तो ऐसी कुछ स्वविवेकीय शक्तियां हैं जो कि ब्रिटेन से ही उठाया गया था। और एक था फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम, जो फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम बोले, या फर्स्ट पोस्ट जो सिस्टम था चुनाव के लिए, उसको भी ब्रिटेन से लिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी सदस्य होगा सबसे ज्यादा मत लेके आएगा, चाहे उसका एक ही मत ज्यादा हो, उसी को ही विजेता घोषित कर लिया जाए, उसी को ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये किया गया था कि जो भी सबसे ज्यादा मत लेके आएगा
पोस्ट सिस्टम था, उसमें कहा गया था कि जो सबसे ज्यादा मत लेके आएगा उसे ही हमारी जो चुनाव प्रक्रिया होगी उसको विजेता घोषित किया जाएगा। इसके अलावा जो हिट होती है, जो परमाधिकारी का जो बात की गई थी, परमालेख की बात जो की गई थी, वो भी ब्रिटेन से ली गई थी। तो ये सारी चीजें जो बड़ी बड़ी चीजें थी कि ब्रिटेन से क्या लिया था, यूएसए से हमने क्या लिया था, ये हमने समझी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें ली थी। ऑस्ट्रेलिया से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी चीजें उठाई थी। यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीजें उठाई थी। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जो हमारी जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से उठाई गई थी। प्रस्तावना की भाषा प्रस्तावना की भाषा। इसके साथ हमने एक प्रावधान किया कि हम अगर साधारण विधेयक के संबंध में कोई विवाद पैदा हुआ है, दोनों सदनों से वो पारित नहीं हो पाता है, तो संयुक्त अधिवेशन के प्रस्ताव को हमने अनुच्छेद 108 में लिया था। तो इस संयुक्त अधिवेशन का जो विचार था वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। संयुक्त अधिवेशन, जिसके पास राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि वो संयुक्त अधिवेशन बुला ले अनुच्छेद 108 के द्वारा, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। इसके अलावा जो समवर्ती सूची थी, समवर्ती सूची को भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता थी, इसके विचार को भी हमने ऑस्ट्रेलिया, तो इस मोटी मोटी चार जो बातें थी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से उठाई थी, सीखी थी, और उसमें अपनी जरूरत के हिसाब से हमने ये कह सकते हैं कि थोड़ा जो बदलाव हमने किया था वो करने की कोशिश की थी। फिर हम देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया था। आयरलैंड, तो आयरलैंड से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो नीति निर्देशक तत्व है, कि नीति निर्देशक तत्व का जो विचार है वो आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक का जो विचार है वो आयरलैंड से लिया था। फिर जो राष्ट्रपति का महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग, कि राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगी, इस बात को भी आयरलैंड से लिया गया था। और महाभियोग होता है अनुच्छेद 61 में। आगे इसका डिटेल में जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 61 में कैसे जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया के तौर पर हमने स्वीकार किया कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया होगी, तो वो कैसा है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उसके बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो निर्वाचन मंडल कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार हो गया कि जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, राज्य सभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करना, जो अलग अलग क्षेत्र से होंगे, साहित्य से, शिक्षा से, अलग अलग प्रशासन से, अलग अलग क्षेत्रों से जो 12 सदस्य होंगे, तो राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को। तो नीति निर्देशक, महाभियोग, निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का, और 12 सदस्यों को मनोनीत करने की जो प्रक्रिया थी वो आयरलैंड से ली गई थी। अब बात आती है कि जर्मनी से क्या लिया था। तो जर्मनी से जर्मनी, जर्मनी को मैं आपको बात बताऊं कि जब
प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ 1919 में, तो जर्मनी की जो एक बाइमर जो एक शहर है वहां पे जैसे फिलाडेल्फिया में अमेरिका के भारत की संविधान सभा में, इसी तरह जर्मनी की जो बाइमर था शहर, उसमें इकट्ठे हुए विद्वान, उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया था वहां का, तो उसे बाइमर संविधान के रूप में जाना जाता है। इसको बोल सकते हैं बाइमर संविधान के रूप में जाना जा सकता है। तो इनका सबसे जो जर्मनी था सबसे बड़ा जो वो था आपातकाल के संबंध में, कि इन्होंने आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन कैसे होगा, इस बारे में जो हमारा विचार था वो जर्मनी से आया था। आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, कि जब राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करेंगे मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश के आधार पर, तो आपातकाल में कैसे मूल अधिकार स्थगित होंगे, तो इसे हम बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 358, 359 कैसे कहते हैं कि अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर कौन कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे, तो या किसी क्षेत्र विशेष में लगाना तो कहाँ पर भी, मतलब जो पूरे सिस्टम है इसको बाद में समझेंगे, लेकिन इस समय तो हम इस पर फोकस करते हैं कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को जो स्थगन होगा, इस विचार को जर्मनी के बाइमर जो बाइमर था, बाइमर गणराज्य था, उससे लिया गया था। इसके अलावा जर्मनी से था जो विधि का जो शासन, जो विधि का शासन लिया गया था, वो भी विधि का शासन होगा, इस बात को भी जर्मनी से ही लिया गया था। अब जर्मनी हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए, हाँ एक बचा है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया था, क्योंकि फ्रांस में जब 1789 में वहां क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस गणराज्य बन जाता है, तो जो गणराज्य का जो विचार था वो फ्रांस से लिया गया था, तो फ्रांस से गणराज्य के विचार को लिया गया था। फ्रांस फ्रांस से गणराज्य। जब 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, उसके बाद जो फ्रांस का संविधान निर्मित किया जाता है, उसमें गणराज्य की बात होती है। अब हमने ये गणराज्य का विचार ब्रिटेन से क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली तो उठाई थी, लेकिन डेमोक्रेसी तो हमने ब्रिटेन से ले ली, लेकिन गणराज्य नहीं लिया। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है, वहां आज भी राजतंत्र है, क्योंकि जो हेड ऑफ स्टेट के जो पद पे होता है वो जनता के द्वारा चुना गया नहीं, बल्कि ये वंशानुगत होता है। जो वहां की जो महारानी होती है, क्वीन होती है, वही हेड ऑफ स्टेट होती है। अब चूंकि हम लोकतंत्र तो थे, तो लोकतंत्र का कंसेप्ट तो हमने ब्रिटेन से लिया, लेकिन जब गणराज्य की बात आई कि हम भारत एक गणराज्य होगा, भारत का जो हेड ऑफ स्टेट होगा, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, उसका पद वंशानुगत नहीं होगा। इसलिए हमने जो गणराज्य का कंसेप्ट था वो फ्रांस से लिया था, क्योंकि ब्रिटेन तो गणराज्य है ही नहीं, लोकतंत्र हमने ब्रिटेन से लिया था, ये सही है। अब इसके अलावा एक बचता है कनाडा, यूनियन ऑफ स्टेट की जो बात करता है कनाडा, क्या लिख देता हूं, कनाडा। जो यूनियन की बात की गई है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यह बात कनाडा में की गई थी। यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई कि भारत एक यूनियन होगा। अगर हम हमारे पूरे भारतीय संविधान का अध्ययन करें तो सारी जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कोई भी देखो, कोई भी अगर संगठन है, कोई भी आयोग है, तो वहां यूनियन आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंटर या जो कहते हैं ना फेडरेशन, फेडरेशन शब्द कहीं पूरे संविधान, भारतीय संविधान में उल्लेखित है ही नहीं। अब बीआर एक्ट पढ़ो, फेडरेशन है ही नहीं, सिर्फ यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो थोड़ा सा इसका डिस्कस करें कि फेडरेशन और यूनियन में डिफरेंस क्या है। फेडरेशन और यूनियन, जो फेडरेशन है ये इकाइयों के समझौते का परिणाम है।
जैसे अमेरिका में ये इकाइयों के समझौते का परिणाम है, और इकाइयों के पास ये अधिकार था कि अगर हम इकट्ठा होके अगर हम कोई फेडरेशन बना रही हैं इकाइयां, तो उनके पास अलग होने का भी अधिकार था। जैसा कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड में था, उनके अपने अपने संविधान थे इकाइयों के, इसलिए वो फेडरेशन की बात कर रहे थे। लेकिन बाद में वो अलग बात है कि जब चीजें आगे बढ़ी तो उन्होंने संविधान संशोधन करके अपने आप को, जो वहां का केंद्र था, संघ था, उसने इतने आप को मजबूत कर लिया कि जो इकाइयां थी उनको अलग होने का अधिकार ही समाप्त कर दिया। लेकिन यूनियन जो थी ये अलग है। ये जो भारत और कनाडा जो देश है, इनके बारे में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कनाडा तो है ही, तो कनाडा से हमने इसको उठाया है, और एक भारत, ये यूनियन है। इसमें जो हमारी इकाइयां हैं, हमारे जो राज्य हैं, वो संघ से अलग नहीं हो सकते। तो इस तरीके से जो फेडरेशन है और यूनियन है, इन दोनों में अंतर है। और भारतीय संविधान में यूनियन की बात की गई है, फेडरेशन शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। बाकी बोल देते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये शब्द बोले जाते हैं, लेकिन फेडरेशन है कहीं नहीं भारतीय संविधान में, केवल केवल यूनियन है। इसके अलावा नेक्स्ट बात थी, कनाडा से क्या लिया था? कनाडा से लिया था कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। इस विचार को कनाडा से लिया गया था। जो हमारा केंद्र है, यूनियन है, वो मजबूत होगा। एक सशक्त केंद्र की जो बात की गई थी कि केंद्र कैसा होगा, सशक्त होगा, ये बात भी कनाडा के संविधान से उठाई गई थी। इसके अलावा अनुच्छेद 143 में जो राष्ट्रपति को जो परामर्शी शक्तियां थी, बोली गई थी कि परामर्शी शक्ति होगी, तो परामर्शी शक्ति की बात की गई थी। सशक्त केंद्र होगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्तियां की जाएंगी, और यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई थी। और एक अपशिष्ट जो शक्तियां होंगी, अपशिष्ट शक्तियां जो सेंटर के पास हैं, उनके बारे में। तो इस तरीके से हमने कनाडा पढ़ लिया, अमेरिका यूएसए पढ़ा, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया यह पढ़ा, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व यह पढ़ा, फ्रांस से गणराज्य पढ़ा, जर्मनी में कि विधि का शासन होगा, ये हमने जर्मनी से लिया था। ये थोड़ा सा विधि का शासन है, कई बार हम कई चीजें पढ़ते हैं बाजार में, तो ये थोड़ा सा अलग होता है कि विधि का जो शासन होगा उसमें ब्रिटेन से लिया गया था, इसे गलत तथ्य पढ़ने को मिलता है। लेकिन ब्रिटेन विधि का शासन ये जर्मनी के से लिया गया था। ये सारी चीजें हमने देखी, कनाडा पढ़ लिया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सारी चीजें हुई। कुछ एक आध चीज और है, उसको हम देख लेते हैं कि जैसे धर्म की स्वतंत्रता थी, कि धर्म की स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट था तो पोलैंड से लिया गया था। यही लिख देता हूँ। धर्म की स्वतंत्रता की जो बात की जाती है, धर्म की स्वतंत्रता, भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद अगर हम 25 से लेके 28 तक अध्ययन करते हैं, तो धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इस धर्म की स्वतंत्रता का जो विचार है वो पोलैंड से आया था, पोलैंड से लिया गया था, कि भारत के लिए आस्था, व्यक्तिगत, अव्यक्ति, ये सारी जो चीजें अपने आस्था विश्वास को लिए जो स्वतंत्रता प्रदान की गई धार्मिक रूप से, तो वो पोलैंड से दी गई। और हाँ, प्रस्तावना का जो प्रारंभ का और अंतिम जो शब्द है वो भी आयरलैंड से लिया गया था। प्रस्तावना का प्रारंभ का और अंतिम शब्द, प्रारंभ वो अंतिम जो शब्द है ये आयरलैंड से लिया गया था। जो हमारी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसका पहला और अंतिम शब्द आयरलैंड से लिया गया था। इसके अलावा जो शोषण का अधिकार है, शोषण का अधिकार, जो अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है, ये युगोस्लाविया से लिया था, युगोस्लाविया से लिया गया था। तो धर्म की स्वतंत्रता पोलैंड से थी,
प्रस्तावना का प्रारंभ और अंतिम शब्द आइलैंड से लिया गया था, और शोषण का जो अधिकार है वो यूगोस्लाविया से उठाया था। तो इस तरीके से सारे मोटे मोटे हमने ये देख लिए कि जो भारत का संविधान था उसके निर्माण में किस किस देश के संविधान से किससे हमने क्या चीज उठाई थी, क्या चीज जोड़ी थी, क्या चीज हमने परिवर्तन की थी, इसको मोटा मोटा समझने की कोशिश की थी। अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन क्या कौन कौन से आए थे, जिससे और ये टॉपिक के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बात हमारे समझ में आ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आया था RS प्री में आया था 2015 में, वो था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे। मतलब उन्होंने संवैधानिक प्रावधान थे और दूसरी तरफ उस देश का नाम लिखा हुआ था कि इससे मिलान करना था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। सबको पता है कि मौलिक अधिकार के जो विचार है वो USA अमेरिका से आया था। ये दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आए थे। सबको पता है राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से आए थे। फिर केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में बात की गई कि केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में ये कहाँ से आया था, तो ये कनाडा से आया था। ये इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि केंद्र और राज्य जो संबंध है वो कनाडा से आया था। कनाडा से। हालांकि जो सशक्त केंद्र है, सशक्त केंद्र के साइड में यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि सशक्त केंद्र होगा तो सशक्त केंद्र को केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के लिए क्या होगा, राज्य के लिए क्या होगा, तो केंद्र राज्य संबंध। तो यही चीज इसमें से उठाई गई थी। और एक क्वेश्चन और है, ये विधि द्वारा स्थापित, ये थर्ड ग्रेड में आया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आगे जापान लिखा हुआ है, फिर समवर्ती सूची के आगे कनाडा लिखा हुआ, आपातकालीन के आगे जर्मनी लिख दिया, मौलिक अधिकार के सामने USA लिख दिया। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो इसमें समवर्ती सूची के सामने जो कनाडा लिखा है ये गलत है, ये गलत है। समवर्ती सूची के सामने, क्योंकि हमने जो समवर्ती सूची पढ़ी है वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी है और इसने लिख दिया ऑप्शन में कनाडा। मौलिक अधिकार USA से होता है। आपातकालीन हमने पढ़ाई है कि जर्मनी का जो वाइमर गणराज्य था वहां से उठाया था। ये भी क्वेश्चन इजी था। इसके अलावा एक और है, PSI एग्जाम में पूछा है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब विधि निर्माण की प्रक्रिया तो पता है ना कि किससे, कि ब्रिटिश संविधान से ली गई है, हमने पढ़ाई का है। विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी चीजें, ये सारी न्यायाधीशों को रिमूवल करने की बात होगी, USA से उठाई गई। फिर C में था स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत। तो स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत क्या था, फ्रांस से। इक्वलिटी, फर्टिलिटी, ये सब स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये सब फ्रांस के संविधान से लिए गए। और एक है अवशिष्ट शक्तियां। एक है स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत है और ये बचता है अवशिष्ट शक्तियां। तो ये कनाडा से होंगे। अवशिष्ट शक्तियां ये कनाडा से हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया कि अवशिष्ट शक्तियां कहां से आती हैं, कनाडा से आती हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और देखते हैं कहां पर है। एक ये कि ये इसमें स्कूल व्याख्याता एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में है कि भारत के संविधान का एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है। तो सशक्त केंद्र होगा, तो सशक्त केंद्र की बात कहां की गई। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि सशक्त केंद्र, केंद्र राज्य संबंध। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारी एग्जामों में हुआ है। तो यही सारी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चीज है। तो इस तरीके से हमने जो सारे जो क्वेश्चन थे पुराने एग्जामों में आए हुए वो भी हमने देखे। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसको खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें और एक रिव्यू जरूर दें, बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ताकि हम और अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छी मेहनत कर सकें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करा सकें जिससे सभी का फायदा हो। इसी के लिए सभी का धन्यवाद।